तो कल्पना कीजिए कि 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी का आरंभ, इस बीच का समय है और आप और आपके दोस्त तो 7-8 साल से लेके 15-16 साल तक के बच्चे हैं और जहाँ आप जाते हो, तो बाज़ार में, दुकानों में, आपके घर पे, अखबारों में नई-नई खबरें और उस ज़माने की बात है जब मद्रास प्रेसिडेंसी ये मद्रास प्रेसिडेंसी था, अंग्रेज़ों का ज़माना था। तो 1881 से लेके 1931 तक ये मद्रास प्रेसिडेंसी, यहाँ से तब फैलाया अंग्रेज़ों ने अपना राज्य, अपना पूरे भारत पे फैल गए और ये मद्रास है, ये मद्रास है। और ये उस ज़माने की बात है जब अंग्रेज़ों ने पूरे देश में रेलवे लाइन्स का जाल बिछा दिया था। ये जो लाल-लाल हैं, सब रेलवे लाइनों का जाल है और ये सब अंग्रेज़ों ने इसलिए किया कि वो हमारे देश के अंदर-अंदर के हिस्सों तक पहुँच सकें और वहाँ से कपास और मसाले और चीज़ें निकाल के और कपास को तो अपने देश में भेज देते थे। ज़्यादातर चीज़ों को वहीं भेज के उनको प्रोसेस करके फिर हमारे देश में लाते थे। तो ये 40,600 किलोमीटर का ये बिछा हुआ है। ये सारी न्यूज़ आ रही है और उस उम्र में आप टीनेजर हैं या थोड़ा और कम उम्र के हैं, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है। 1890 के दशक में कारें आई और ट्रैक्टर चलने लगे। 1903 में हमारे देश में जमशेदजी टाटा, वो अंग्रेज़ों की टक्कर लेने के लिए, वो बिज़नेसमैन थे, उन्होंने कहा उनसे अच्छा कपड़ा हम बनाएँगे और तब जाके हम इनको हरा सकते हैं, उस खेल में भी बिज़नेस के। तो इन्होंने ताजमहल होटल बनाया क्योंकि अंग्रेज़ों के होटल में, अच्छे-अच्छे होटलों में भारतीयों को नहीं जाने देते थे। जमशेदजी टाटा जी ने उनसे भी बढ़िया ये होटल बनाया कि ये हमारे देशवासियों के लिए है। तो 1894 में ग्रामोफ़ोन का आविष्कार हुआ, 1895 में एक्स-रे का पता चला। 1890 के दशक में स्वदेशी आंदोलन बहुत ज़ोरों पर था और उनके लीडर थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि। अभी गांधी जी नहीं आए थे, वो दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने वहाँ 1906 में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 1895 में चीन को जापान के आगे झुकना पड़ा और ताइवान जापान को देना पड़ा। ये सारी बातें न्यूज़ में आ रही हैं। एकदम एकदम उत्तेजक माहौल है। इतनी सारी घटनाएँ दुनिया में हो रही हैं और भारत में जगह-जगह कपड़े जलाए जा रहे हैं अंग्रेज़ों के कि उनके खिलाफ। 1857 में तो क्रांति हुई थी और तब से हमारे देशवासियों को ये पता चल गया था कि हम ज़रा कोशिश करें, ज़रा और संगठित हों, तो इन अंग्रेज़ों को निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ इसके बीच तो मद्रास से लगभग 294 किलोमीटर दूर कुंभकोणम एक जगह है तमिलनाडु में। कुंभकोणम में एक मंदिर है सारंगपाणि। तो सारंगपाणि विष्णु जी का नाम है और उस मंदिर के प्रांगण में
पत्थर हैं बहुत शानदार बिछे हुए। तो ये बच्चे जब मंदिर में जाते थे बहुत एक्साइटेड, बहुत न्यूज़ से भरे हुए, और वहाँ वो देखते थे कि एक ऐसा बच्चा है जो चॉक से उन पत्थरों पे लगातार, लगातार, लगातार गणित कर रहा है। और ये बच्चा कौन था? श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन, मेरे एक दोस्त ने बोला कि इनके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए। तो श्रीनिवास रामानुजन जी ने 4000 करीब थ्योरम्स लिखे, जिनमें से बहुत सारे थ्योरम्स को अभी पूरे संसार के गणितज्ञ समझ ही नहीं पाए। कुछ-कुछ को समझ गए और इतने ज़्यादा आश्चर्यचकित, क्योंकि उन थ्योरम्स की मदद से ऐसी-ऐसी चीज़ों का पता चल रहा है कि जो उस समय ढूँढी भी नहीं गई थी, जैसे ब्लैक होल और स्ट्रिंग थ्योरी। ब्लैक होल और स्ट्रिंग थ्योरी किस तरह से काम करते हैं, उनको समझने के लिए जो वैज्ञानिक हैं, अब 100 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी 1920 में, अभी चल रहा है 2024, तो 100 साल से थोड़ा ज़्यादा। अभी तक अभी तक बहुत कम उनके थ्योरम्स को पूरी दुनिया के गणितज्ञ दिमाग लगा रहे हैं, तब से 100 सालों से बहुत कम समझ पाए। तो अब इनकी लाइफ से हमें ज़्यादा मदद मिलेगी नहीं। इनकी लाइफ के बारे में फिर भी मोटी-मोटी बातें ये है कि 22 दिसंबर 1887 में जन्म हुआ, बहुत कम उम्र में ही डेथ हो गई। 26 अप्रैल 1920 में इनकी डेथ हो गई। इनकी माँ कुंभकोणम में गाती थी और इनके 3 भाई मर चुके थे महामारी से। उस समय एपिडेमिक फैलते थे और बहुत सारे बच्चे मर जाते थे। ये बच्चा बड़ी मुश्किल से बचा और इसलिए माँ बहुत अटैच्ड थी इस बच्चे के प्रति। और तो ये लगातार माँ मंदिर में आती थी, माँ गाती थी और ये चौक से लेकर के और कुछ न कुछ करता रहता था। और ये कितना टैलेंटेड थे रामानुजन, तो आप इससे अंदाज़ लगाएँगे कि वो उनको भिन्न करा रहे थे गुरुजी, और गुरुजी ये बता रहे थे कि देखो भाई, ये मान लीजिए कि 4/8 है, 4/8 है, नीचे की संख्या बड़ी है, तो ये होता है 1/2। अगर हम 4/4 करें, नीचे की संख्या छोटी कर दें, तो ये 1 हुआ, और छोटी कर दें, 4/2 कर दें, तो ये अब जो उत्तर आएगा, वो बड़ा आएगा। ये सब वो करा रहे थे। तो रामानुजन जी ने सवाल पूछा, गुरुजी 0/0 कितना होता होगा? 0/0 कितना होता होगा? करीब 10 साल का बच्चा पूछ रहा है। गुरुजी इतना चौंके। गुरुजी ने कहा, बेटा इसका उत्तर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये तेरे दिमाग में आया कैसे? उसने कहा, गुरुजी ये इसको छोटा करते सबसे छोटा होगा 0। तो 0 से, और अगर यहाँ भी 0 हो, तब क्या होगा? तो गुरुजी ने केवल इतना बोला कि बेटा तू कुछ करेगा, ज़िंदगी में तू जीनियस बनेगा, क्योंकि ये तेरे दिमाग में इतनी कम उम्र में कैसे आया? और जब ये 11 साल के थे रामानुजन, तो 2 किराएदार थे, 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स, और वो दोनों कोशिश कर रहे थे, उनको गणित आ नहीं रही थी ठीक से, और ये रामानुजन को पता चला। रामानुजन ने बोला ये तो हो सकता है। तो उन्होंने पहले सीरियसली नहीं लिया कि कैसे यार, तू तो अभी 11 साल का है। उसने कहा कि नहीं, 11 साल का मतलब कक्षा 6 के आस-पास, और ये तो कॉलेज के थे। तो वो कुछ देर से उनकी किताब में देख रहा था कि ये है क्या चीज़, और समझ गया था। रामानुजन ने बोला, अच्छा मैं बताऊँ आपको, और बता दिया। तब से ये दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स उससे पढ़ने लगे, और इतने ज़्यादा हैरान और थोड़ा भयभीत भी इससे कि ये कैसा इंसान है।
इतना सा बच्चा। तो लेकिन ये एफए की डिग्री नहीं ले पाए। एफए मतलब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ये डिग्री होती है कक्षा 8 के बाद जब कॉलेज में जाते हैं, ये डिग्री उस ज़माने में होती थी। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो ये तो बस गणित ही करता रहता था। रामानुजन को और चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी। फिर 1909 में इनकी शादी उस ज़माने में छोटे उम्र के मतलब 10 साल की थी इनकी पत्नी, तो अभी वो माँ के ही साथ और फिर कुछ समय के कुछ साल के बाद आई होगी, जब उसकी उम्र ज़रा ठीक हो गई होगी। तो 1912 में इन्होंने तब मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की और वहाँ कुछ लोगों ने मदद की। उन्होंने देखा यार ये तो गणित में, क्योंकि वहाँ भी गणित ही करता रहता था। कोई भी कागज़ मिल जाए, तो घर में तो कागज़ था नहीं, घर में वो स्लेट पे करते थे और जो इसीलिए वो मंदिर के पत्थरों पे ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ पत्थर बहुत सारे थे, उसमें गणित ही करते रहते थे। तो ख़ैर इत्तेफ़ाक से क्या हुआ कि एक हार्डी थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, किसी ने बोला तो हार्डी को भेज ये कुछ अपने ये थ्योरम्स भेज, तब तक काफ़ी सारे थ्योरम्स बना दिए थे इन्होंने। तो ख़ैर हार्डी ने उनके थ्योरम्स और कि ये थ्योरम्स बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने देखे ही नहीं थे आज तक, तो उन्होंने इंग्लैंड बुला दिया और तो इंग्लैंड माँ नहीं मान रही थी, तो माँ के सपने में नामागिरी देवी जी आई। नामागिरी देवी जी की पूजा करते थे और देवी ने बोला कि तू बीच में मत आ, जाने दे उसको। और ये 5 साल कैम्ब्रिज में रहे, 1919 में बहुत बीमार हो गए तो वापस आ गए कुंभकोणम में, 1920 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी जीवनी से कुछ मदद मिलती नहीं, क्योंकि इतना जीनियस ये आदमी कैसे हो गया कि 4000 थ्योरम्स में से बहुत कम लोग समझ पाए हैं अभी तक। और और चर्चा बहुत कम होती है। एक आश्चर्य की बात कि मैंने अपने सिलेबस में कहीं इनका नाम नहीं देखा, कम से कम नाम तो होना चाहिए ना। और कोई उनके बारे में कोई आसान चीज़ें जो हमारे पकड़ में आ जाएँ, ऐसी चीज़ें भी हैं, उनकी कुछ पहेलियाँ वग़ैरह हैं, वो तो हो सकती थी। तो एक तो ये कि हमारे देश में भी अ, उन जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता, मैंने सुना ही नहीं। बहुत कोई-कोई जगह होगी, लेकिन ज़्यादातर उनके जन्मदिन का मुझे पता ही नहीं था। तो एक तो ये बात, लेकिन इनको तो मेरे हिसाब से कई नोबेल अवार्ड मिलने चाहिए थे, एक भी नहीं। उनका जो एक-एक थ्योरम है, वो इतना-इतना कमाल का है। तो अभी जो वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं, ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल है, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में एक ऐसा है और बहुत सारे हैं ब्रह्मांड में। तो ये जो ब्लैक होल है, इसकी तस्वीर अब थोड़ा-सा संभव हो पाई, तस्वीर कैसे इसकी तो फ़ोटो आती नहीं, लेकिन इसके चारों तरफ जो मटीरियल है, वो घूमता रहता है। उस तो ये किसके इर्द-गिर्द घूम रहा है, उससे पता चलता है। इसकी ग्रेविटी इतनी है कि इसके आस-पास कोई भी खगोलीय पिंड जाए, उसको ये चूस के और गायब कर देता है। इसके अंदर जाके वो कहाँ जाता है, पता नहीं। और प्रकाश भी, प्रकाश पास नहीं हो जाता, इसीलिए यहाँ कोई चीज़ है, प्रकाशित चीज़ है, तो इस पे प्रकाश पड़ना चाहिए, वो प्रकाश को भी चूस लेता है। तो ये क्या चीज़ है और जिसको ये चूस देता है, वो कहाँ जाता है और ये क्या किस तरीके से काम करता है, इसको समझने के लिए, ब्लैक होल की नेचर को समझने के लिए अभी वैज्ञानिक लोग इनके इक्वेशंस को यूज़ कर रहे हैं। और एक स्ट्रिंग थ्योरी है। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है कि ये जो ब्रह्मांड है, हम कहते हैं कि भाई हर चीज़ छोटे से छोटे कण से बनी है। एटम, फिर और थ्योरीज़ आई कि नहीं, एटम से भी छोटी कोई चीज़ें हैं, कोई पार्टिकल्स हैं और उससे स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि पार्टिकल से नहीं बना है। स्ट्रिंग जैसी चीज़ें हैं, स्ट्रिंग होता है जैसे धागा कह लो, धागे जैसी चीज़ें हैं जो वाइब्रेट करती हैं और उनकी वाइब्रेशन से
ग्रेविटेशन पैदा होता है, उनकी वाइब्रेशन से और उनके कॉम्बिनेशन से नए-नए डिमेंशंस बनते हैं और केवल 5, 6 या 10 डिमेंशन नहीं, पता नहीं कितने डिमेंशंस हो सकते हैं। आयाम मतलब जो रियलिटी है उसके मल्टीपल डिमेंशंस हो सकते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी-सी बात करते हैं कि अ, एक तो इनका कोई गुरु नहीं था। एक वीडियो मैंने बनाया था, कुछ लोग नाराज़ भी हुए। मैंने कहा भई गुरु मिले तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो बहुत ओरिजिनल खोजे हैं, उसमें किसी का गुरु था नहीं। इनका कोई गुरु नहीं था, कोई गाइड नहीं था और एक चीज़ और इन्होंने क्या बोला, एक बहुत अद्भुत बात बोली। तो इन्होंने कहा कि अगर अगर हम बोलें कि ये शून्य जो है शून्य जो है, ये अल्टीमेट ट्रुथ है, ये सत्य है और जो अनंत है, इन्फिनिटी उसको इससे दर्शाते हैं, अनंत मतलब जिसको गिन ही नहीं सकते, कोई एंड ही नहीं जिसका, ये कि उसका मैनिफेस्टेशन है। ये जो अल्टीमेट रियलिटी है, उसके जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं, अभिव्यक्तियाँ हैं, उनको इससे रिप्रेज़ेंट करें और इन दोनों को गुणा कर दें, शून्य गुणा अनंत, तो ये बराबर क्या होगा? ये बराबर होगा कोई एक चीज़ नहीं, बल्कि अनगिनत मैनिफेस्टेशंस जिन सब में अनंत है। मतलब अनंत के गुण वाले अनगिनत मैनिफेस्टेशंस। तो मुझे कुछ-कुछ याद आई, ये जो ये जो श्लोक है ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णमदः वो पूर्ण है, अल्टीमेट ट्रुथ। पूर्णमिदं यहाँ जो रचनाएँ बनाई उस पूर्ण ने, वो सब भी पूर्ण हैं। तो कुछ-कुछ वही चीज़। तो रामानुजन कहते थे कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में गणित मदद करे, तब वो गणित है और वो जो उनके लिए कि किसी इक्वेशन का तब तक कोई मतलब नहीं, जब तक कि वो किसी किसी डिवाइन चीज़ को, किसी ब्रह्मांड के किसी रहस्य को प्रकट न करें। इक्वेशन फॉर हिम वर विंडोज़ इंटो द माइंड ऑफ गॉड। किसी ने बोला रामानुजन के लिए ये जो इक्वेशंस थी, ये परमात्मा के दिमाग को समझने, उस दिमाग तक पहुँचने की खिड़कियाँ थी शायद। अब बात आती है कि ये कहाँ से इनके दिमाग में आते थे? तो एक तो है न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट लोग क्या बोलते हैं, वो ब्रेन की छान-बीन करते हैं, उससे आगे वो पहुँच नहीं पाते। तो एक भाई साहब का ओपिनियन मैं पढ़ रहा था, वो क्या कहते हैं कि इन सब के दिमाग में डिसऑर्डर थे। आइंस्टाइन, गेटे, पिकासो, टेस्ला, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, इन सबको कि किसी को ओसीडी था, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर था, ऑटिज़्म था, स्किज़ोफ्रेनिया था, इत्यादि-इत्यादि। क्योंकि ये लोग जो कुछ अद्भुत हो गया, कुछ नया हो गया, उसको डिसऑर्डर मानते हैं अभी तक वैज्ञानिक लोग। क्योंकि जो उससे बड़ा ऑर्डर है, उससे बड़ी व्यवस्था है, मतलब दिमाग की कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है, जो कि सामान्य दिमाग की हमारी जो समझ है, उससे बिल्कुल अलग। वहाँ तक अभी विज्ञान पहुँचा नहीं। तो ये क्या कहते हैं कुछ न्यूरोलॉजिस्ट कि हमारा जो ब्रेन बना है कि एक तो न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स तो कॉमन नाम है, लेकिन कि उसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। एक का नाम है मास्ट सेल्स, एक का नाम है एस्ट्रोसाइट्स और इन 2 प्रकार के सेल्स में अगर म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन मतलब कि उनकी प्रकृति थोड़ा बदल जाए, तो उसके 2 रूप हो सकते हैं। एक तो
उससे ऐसा कुछ हो सकता है कि दिमाग गड़बड़ा गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उससे इंसान जीनियस बन गया। तो वो कहता है कि जो रामानुजन है, शायद उनके उनमें ये था कि ये दोनों थे, मास्ट सेल्स और एस्ट्रोसाइट्स, इन दोनों में कोई म्यूटेशन हो गया था, जिसके कारण रामानुजन को की 2 प्रकार के डिसऑर्डर थे। एक को बोलते हैं कि सावंट सिंड्रोम, एक को बोलते हैं सिनेस्थीसिया। सिनेस्थीसिया क्या होता है कि जो हिस्सा जैसे देखता है और जो सुनता है, उन दोनों में कनेक्शन। तो हम कुछ सुन रहे हैं तो उसके साथ दृश्य भी आ रहे हैं दिमाग में, कुछ देख रहे हैं तो उसमें आवाज़ें भी आ रही हैं उसके साथ, ऐसा कुछ। और ये जो सावंत सिंड्रोम है कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बहुत रेयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आ जाती है। हालाँकि इसको तो मैं नहीं मानता, क्योंकि ये तो ब्रेन की छानबीन कर रहे हैं ना, और ब्रेन का किसी मॉडल को इन्होंने मान लिया कि ये नॉर्मल है, और नॉर्मल से कुछ और उनको दिखे, उसको एब्नॉर्मल बोलेंगे। लेकिन ब्रेन को बदलता कौन है? असली बात तो ये ब्रेन को बदलता कौन है? तो अब रामानुजन जी क्या कहते थे, उन्होंने अपनी डायरीज़ में कुछ लिखे अपने अनुभव, और उनकी एक डायरी मिली उनके डेथ के बाद, जिसमें उन्होंने कुछ-कुछ ऐसी बातें बोली थी, जो कि शायद पहले नहीं बोली। वो कहते थे कि एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते थे वो रोज़। ये विष्णु जी के 1000 नाम, उसका जप करते हुए कि अचानक मुझे इनसाइट्स आते थे। अचानक कोई इक्वेशंस घूमती थी। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि उनका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो विराट छुपा हुआ, जिसको जिसको मैंने किसी वीडियो में माइंड बोला। तो ये ब्रेन है बहुत छोटा, माइंड है अनंत। तो इन दोनों का संगम हो जाए, तो उससे क्या होगा? उससे ऐसे-ऐसे इनसाइट्स आएँगे, जो कि कॉन्शियस ब्रेन में अकेले आ नहीं सकते। तो ऐसा हो जाता था कि उनका, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि लूसिड ड्रीम, ये नाम तब नहीं था, लेकिन कि ड्रीम में मुझे नामागिरी देवी उतर देती थी। कि मुझे सपने होते थे, और नामागिरी देवी क्या करती थी कि सारी दीवार पे खून ही खून, और उस खून में कोई हाथ लिखता था, और जैसे ही लिखता था कि एकदम मेरी नींद खुलती थी, मैं उसको नोट कर लेता था। अब कोई लोग बोलेंगे कि ये जो देवी देखती थी, वो तो ठीक है, लेकिन तो औरों को क्यों नहीं दिखती? भाई ये आदमी दिन भर मैथ में जितना उसका जागा हुआ टाइम था, वो मैथ में ही काम करता था। तो जब आप किसी एक डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, तो चलो न्यूरोलॉजी की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि वहाँ नए न्यूरोनट्स बनने शुरू होंगे, उस इलाके में। ब्रेन हर बार बदलेगा। हर बार जब हम कोई नई चीज़ करते हैं, तो ब्रेन बदलता है। तो जो आदमी 40,000 सूत्र जिस आदमी ने दिए, तो उसका उसका जो ब्रेन है, वो कैसा रहा होगा? तो मेरे ख्याल से प्रकृति इवॉल्व कर रही है ह्यूमन ब्रेन को। जैसे अगर वैज्ञानिकों की बात माने कि भई बंदर बंदर से इंसान बना, तो सीधे थोड़ी बन गया होगा। अ, पता नहीं कितनी जनरेशन में धीरे-धीरे चेंज आते-आते हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से जो ह्यूमन माइंड है, जितनी ह्यूमैनिटी है, तो ह्यूमन माइंड में ज़रा-ज़रा करके चेंज आ रहा है। तो ये जो ल्यूसिड ड्रीम में भी उसकी झलक मिलती है कि हमारा जो विराट है, अनकॉन्शियस कह लो, वो कॉन्शियस के साथ मिल जाता है, संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। यही तब भी होता है जब आप पूरे अटेंशन से, पूरी एनर्जी जब आप उसमें लगा देते हो। तो यहाँ चाबी है। आप पूरा अटेंशन किसी चीज़ को अगर दोगे, तो उससे मिरेकल्स होंगे, उससे नई-नई चीज़ें निकलेंगी। तो मैं अंत में थोड़ा डेविड बोम जी को पढ़ लेता हूँ। डेविड बोम बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। कुछ लोग कहते थे कि वो हमारी शताब्दी के साइंटिस्ट्स के भी गुरु थे, और वो जे कृष्णमूर्ति जी के साथ उन्होंने काफ़ी बातचीत की।
उनकी कोशिश थी कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस को ऐसी नज़र से देखा जाए कि वो दोनों मिल जाएँ आपस में। उन्होंने क्रिएटिविटी पे बोला है, नया कहाँ से आता है? वो कहते हैं, "Recall for example the kind of interest that a young child shows when he is learning to walk." जब छोटा बच्चा चलना सीखता है, तो उसका कितना इंटरेस्ट है, पूरी जान लगा देता है। If you watch him, you will see that he is putting his whole being into it. अपना पूरा प्राण, पूरी एनर्जी उसमें लगा रहा है बच्चा। Only this kind of wholehearted interest will give the mind the energy needed to see what is new and different. जब भी कोई चीज़ नई हो, तो उसको जानने के लिए ऐसी एनर्जी चाहिए जिसमें कि ये जो हमारा छोटा-सा सेल्फ है, जो अपने बारे में सोचता रहता है इधर की, उधर की। इस वीडियो के शुरू में मैं जो बोल रहा था ना कि दुनिया में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, उन सब से भरा रहता है हमारा दिमाग। रामानुजन को कुछ लेना-देना नहीं था, उसका दिमाग फ़ोकस्ड, केवल एक पूरे प्राण प माँ बार-बार, बार-बार उसको खाना लेके जाती थी। वो मंदिर के बाहर प्रांगण के पत्थरों पे लिख रहा है, खाना खाने का ख़्याल नहीं है, सुध-बुध नहीं है, तो माँ उसको ज़बरदस्ती खिलाती थी। माँ को डर भी था, 3 बच्चे उसके मर चुके थे पहले, कि यार इस बच्चे को और वो बीमार भी होता रहता था बीच-बीच में। तो ऐसा अटेंशन जब आप किसी चीज़ को देंगे, तब मिरेकल्स होंगे और तब तब आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होगा। तो हम रामानुजन जी से ये चीज़ सीख सकते हैं कि जो विद्यार्थी लोग हैं ख़ासकर, भई पूरा अटेंशन दो। अच्छा, मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला? 40,000 नहीं, 4,000 थ्योरम्स। 4,000 थ्योरम्स उन्होंने दिए हैं, जिनमें से बहुत सारों का अभी पता नहीं है। ज़रा-ज़रा पता चला तो ये ब्लैक होल का तो अभी कुछ ही समय पहले पता चला ना वैज्ञानिकों को। इसमें यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी अभी पूरी प्रूव हुई भी नहीं और कई लोग अभी डिबेटेबल है। मतलब ये क्वांटम फिज़िक्स से आगे की चीज़ है स्ट्रिंग थ्योरी। इसको समझने में उनके इक्वेशंस का उपयोग हो रहा है। तो ये मेरे ख़्याल से हमारे लिए एक मिरेकल है, पूरी मनुष्य जाति के लिए। बहुत कम लोगों का ध्यान गया है अभी इनकी तरफ, रामानुजन जी की तरफ और इन्होंने जो इक्वेशंस दिए हैं बड़े-बड़े गणितज्ञ अभी समझ ही नहीं पाए। तो हम रामानुजन की ज़िंदगी से बस एक चीज़ ले सकते हैं अभी तो, हम अपने ब्रेन को एक्सपैंड कर सकते हैं। पूरा अटेंशन दें, हमारा ब्रेन एक्सपैंड होगा और वहाँ से कुछ ऐसा नया निकलेगा जो कि मनुष्य जाति को बदल दे।